हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। और आज का हमारा जो वीडियो है ये हमारा टोटली कार्बोरेटर के एक सेटिंग प्रोसीजर के ऊपर बेस्ड है, जिसमें मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि कार्बोरेटर को, जैसे पिछले वीडियोस में मैंने आपको आप लोगों को बताया है कि कार्बोरेटर के एफआर स्क्रू को कितने पर आपको सेट करना है, और जिससे आपको अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस भी मिलेगा, एवरेज भी मिलेगा, दोनों चीज़ साथ में मिलेगी। और इस लेकिन एक इसके बावजूद भी हो सकता है कि अगर आपको जैसे क्या कहते हैं नहीं समझ में आ रहा है कि कार्बोरेटर फैन फिर भी कैसे सेट करना है, तो ये वीडियो आज मैंने इसलिए बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सामने आप देख रहे होंगे कार्बोरेटर एक बहुत ही गंदा सा रस्ट लगा हुआ एक कार्बोरेटर मेरे सामने है। जाहिर सी बात है, मेरी बाइक का कार्बोरेटर नहीं है ये, लेकिन ये मेरी बाइक के कार्बोरेटर के काफ़ी आइडेंटिकल है। ये कार्बोरेटर है आपका हीरो अचीवर गाड़ी का, 150 सीसी जो आती है, 13 बीएचपी। और काफ़ी कुछ ये हंग के कार्बोरेटर से ऑलमोस्ट मिलता जुलता है। ऑलमोस्ट मान के चलिए 80% पार्ट जो है वो लगभग लगभग सेम है, कुछ चीज़ों को छोड़ करके। तो एक इसमें थोड़ा नज़र डालते हैं कि आखिर क्या क्या है इसमें। हंग का कार्बोरेटर तो आप लोग देख ही चुके होंगे, जो मैंने अपनी वीडियोस में दिखाया है। इसमें ये कार्बोरेटर कैसा है, तो सबसे पहले देखिए, ये इसमें आपका सामने आप देख रहे होंगे, ये इसका जेट है, मेन जेट। ये जो चीज़ है ये मेन जेट है। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है। यहाँ हेक्सागन बना हुआ है आपका खोलने के लिए, इसको ऊपर एक ये स्क्रू छोटा सा और लगता है यहाँ पर। ये इसका पायलट जेट है और ये इसका फ्लोटर है। फ्लोटर सेम है, जैसा अंक में होता है वैसा है। पायलट जेट में डिफरेंस है और आपका मेन जेट में डिफरेंस है। बाकी स्ट्रक्चर लगभग लगभग सेम है, और ये चीज़ आपको हंग के कार्बोरेटर में नहीं मिलेगी। इसका यूज़ यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा सा मेरे लिए भी उतना क्लियर नहीं है ये चीज़, कि इसका यूज़ यहाँ पर क्या है। खैर छोड़िए, उतना डीप में नहीं आना है, हमें तो बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है ना। और बाकी आप देख सकते हैं सब कुछ सेम है। ऊपर का हिस्सा और बाकी का जो भी कुछ है, डायाफ्राम वाला हिस्सा, डायाफ्राम थोड़ा सा डिफरेंट है इसका। अगर आप सोचिए कि इसका डायाफ्राम आप अपनी बाइक में ज़रूरत मान लीजिए है, लगा सकते हैं तो नहीं लगेगा। सामने का वेंचुरी वाला जो पार्ट है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। और ये देखिए, ये आपका थ्रोटल पोजीशन सेंसर है, ये वाला अंदर से ऐसा दिखता है ये। चलिए खैर, ये तो सब हमारा हो गया प्रोसीजर, मतलब एक डिस्क्रिप्शन हो गया कार्बोरेटर का। अब अपने टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा टॉपिक है। तो आज हमारा टॉपिक है दोस्तों कि कार्बोरेटर को बेहतरीन परफॉर्मेंस और एवरेज के लिए सेट कैसे किया जाए। तो मैं आप लोगों को वैसे भी काफ़ी कुछ बता चुका हूँ और उससे अलग कुछ नहीं बताऊँगा, लेकिन हाँ, आज थोड़ा सा एक प्रोसीजर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जिससे कि हो सकता है कि कुछ लोगों को ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो कार्बोरेटर में सेट कैसे करना है, एक सिंपल सा मेथड बता देता हूँ। पहले तो जितनी भी सीवी कार्बोरेटर्स वाली गाड़ियाँ हैं, और लाइक हमारी हंक है, एक्सट्रीम है और इम्पल्स है ये इवन, और इसके अलावा आपकी इम्पल्स के अलावा मेरे ख्याल में हाँ अचीवर भी उसी में आती है। तो इसमें क्या कहते हैं, या फिर करिश्मा आर ओल्ड मॉडल कार्बोरेटेड। तो इसमें आप कार्बोरेटर को सेट कैसे कर सकते हैं, बहुत ही इजी मेथड मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपनी गाड़ी को पहले तो हीट कर लीजिए अच्छे से। अच्छे से हीट करने का मतलब, या तो 4-5 किलोमीटर चला आइए, और या तो रेगुलर जब आप चला करके आते हैं कहीं से, तो तभी उसको क्या कहते हैं प्रोसीजर को फॉलो करिए। और नहीं तो गाड़ी को कम से कम इडल स्पीड पर 10 मिनट छोड़ दीजिए गर्म होने के लिए। लेकिन हाँ, गर्म अच्छे से हो जानी चाहिए गाड़ी, क्योंकि इससे बाद में फिर मतलब उतना एक्यूरेट जो आपका सेटिंग होनी चाहिए उसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगी। तो मान लीजिए, हम मान करके चलते हैं कि आपने गाड़ी अपनी अच्छे से गर्म कर ली। अब आपको करना क्या है, अब आपको आना है इस वाले स्क्रू पे। इससे आप अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। ये वाला स्क्रू जो आप देख रहे हैं, ये रेस को, आरपीएम को बढ़ाता है, ठीक। अच्छा हाँ, पहले एक काम और करना है, इसमें बाद में आते हैं। पहले जो आपको काम करना है उस पर चलिए। ये आप देख रहे हैं, ये एएफआर स्क्रू है गाड़ी का, सभी में मिलेगा, जितने भी सीवी कार्बोरेटर सब में मिलेगा। कुछ में यहाँ मिलेगा,
कुछ में हो सकता है कि मिकुनी वगैरह के कार्बोरेटर्स में कहीं पोजीशन अलग हो, लेकिन आपको ये स्क्रू लोकेट करना है। स्क्रू ये यहीं मिलेगा, शायद हो सकता है नीचे हो या यहाँ हो, नीचे भी हो सकता है या यहाँ हो सकता है, लेकिन मिलेगा आपको यहीं पर। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस स्क्रू पे पहुंचना है और इस स्क्रू को पहले तो पूरी तरीके से क्लोज़ कर देना है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घुमाना है जैसे चक्की को घुमाया जाता है, और पूरा घुमा करके हल्के हाथ से इसको क्लोज़ कर देना है, जिससे कि फर्दर आपका राइट साइड में और ना घूम पाए। अब अगला स्टेप देखिए आपको क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि इस स्क्रू को आपको कंप्लीट 2 राउंड बाहर की तरफ घुमाना है। अब इसके 2 राउंड आप गिनेंगे कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। इसका एक काम करिए, इस स्क्रू की जो एक टिप है उसको आप मार्कर से ब्लैक कर दीजिए। ये सबसे बढ़िया तरीका है समझने का कि हाँ आपके कितने राउंड हो गए। ये देखिए हम लोगों ने मार्कर लगा दिया, ब्लैक कर दिया इसका। अब इसको क्या करना है, आपको 2 राउंड पूरा खोल देना है। ये सबसे पहला स्टेप है। अभी तक हम लोगों ने जितनी बातें की वो तो डिस्क्रिप्शन था, अब सारी बातें भूल जाइए। पहला स्टेप 2 राउंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। हम इसको 2 राउंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं। देखिए किस तरह से घुमा रहे हैं। ये थोड़ा एक हाथ से दिक्कत हो रही है, लेकिन चलिए एक मिनट ट्राई करता हूँ। और ये यहाँ ये AFR स्क्रू थोड़ा निकला हुआ दिख रहा है तो उस पर मत जाइएगा, क्योंकि ये कार्बोरेटर का AFR वाला जो होल्डर है, सॉकेट है, वो ख़राब है, तो इस वजह से ये पूरा अंदर नहीं गया है। आपका जो स्क्रू होगा पूरी तरीके से वो कुछ और दिखेगा आपको दूसरी तरह से। तो पहला स्टेप, 1 राउंड देखिए, ये देखिए ये आधा राउंड घूमा और ये वापस जाके ये 1 राउंड घूमता है। ठीक है, अब दोबारा इसको फिर ये देखिए, ये हो गया 1.5 राउंड और ये इसका 2 राउंड ये यहाँ पूरा होता है। यानी जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था वहीं से हम लोगों को 2 राउंड ख़त्म कर लेना है अपना। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब ये जब आपने 2 राउंड घुमाए हैं तो इस समय मान लीजिए, मैं मान करके चलता हूँ आपकी बाइक स्टार्ट नहीं थी, या आपने पहले गर्म की होगी, अब आपने बंद कर दी, या स्टार्ट है बंद नहीं भी की है, लेकिन आपको 2 राउंड घुमाने हैं। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 2 राउंड आपने घुमा दिए। अब देखिए ये हमारा जो स्क्रू था इस पर हमें जाना है। ठीक है, और इस स्क्रू को आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घुमाना है। मैं एक मिनट दिखाता हूँ आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे घुमाना है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको ऐसे घुमाना है, इस तरह से। ठीक, और इसको घुमाना है, तब तक घुमाना है जब तक आपके मीटर में जो रेस RPM है वो 2500 RPM, फिर से सुन लीजिए, 2500 RPM पर पहुंच जाए। 2500 से 3000 हो सकता है, लेकिन 2500 से आपका क्या कहते हैं ज़्यादा, मतलब 3000 भी नहीं, 2500 कोशिश करिए, 2500 तक होना चाहिए। 2500 जब आपका RPM पहुंच जाए, मीटर में दिख रहा होगा 2500 पे आपको, RPM मीटर का या टैकोमीटर का जो नीडल होगी 2500 पे दिखेगी। अब आपको वापस आना है। ये स्क्रू इसका निकल गया, चलिए कोई बात नहीं, फिर से लगा देते हैं। तो ये हमारे 2 राउंड थे, आपको याद होगा 2 राउंड में इसकी मुंह इस तरह था। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, जब 2500 RPM पे आपका क्या कहते हैं टैकोमीटर जो है उस समय चल रहा है, दिखा रहा है, अब आपको क्या करना है, इस स्क्रू को धीरे से अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है ऐसे करके। देखिए 2 राउंड था, अब ये 1.5 हो गया। ठीक है, 1.5 हो गया। अब 1.5 के बाद फिर ये वापस आ गया, अब ये 1 हो गया। अब 1 राउंड तक तो आप घुमा देंगे। इसके बाद नोटिस करेंगे जैसे जैसे आप इसको घुमाते जाएंगे तैसे तैसे आपका RPM कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। पहले 2.5 से 2 आएगा, 2 से 1.5 आ जाएगा। अब आपको देखिए ध्यान ये देना है कि हंक गाड़ी की जो इडल स्पीड है वो आपकी क्या कहते हैं 1300 या 1400 RPM है। लाइट ऑन होने के साथ 1300, लाइट बंद होने के बाद 1400 RPM। तो जब आप इसको, अब ये देखिए हम लोग आ गए हैं 1.5 मतलब इसका 1.5 RPM हम लोग वापस घुमा चुके हैं। अब ये आधा राउंड और बचा है क्लोज़ होने से, तो लगभग ये मान करके चलिए कि आधा क्लोज़ जब होने से बचेगा, और ये आपका मान लीजिए ये 1 राउंड खुला हुआ है, तो 1 से आधे के बीच में यहाँ पर आपको जैसे जैसे आप इसको घुमाएंगे तैसे तैसे आपकी गाड़ी का जो RPM है वो 1200-1300 के आसपास आ जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप RPM सेट करिएगा तो लाइट अपनी जला लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि लाइट जलने के साथ RPM आपका ज़्यादा सही सेट हो पाएगा। तो अब आप ध्यान देंगे तो जो RPM है वो पहुंच चुका होगा लगभग
1250 या 1300 आरपीएम लगभग, और साउंड भी आपको पता चलने लग जाएगा कि हाँ गाड़ी एकदम इडल स्पीड में आ चुकी है। तो अब आपको ध्यान ये देना है कि इस स्क्रू को आपको तब तक घुमाना है क्लॉकवाइज, चाहे वो आधे या आधे पे आ जाए, चाहे वो आपका पौने एक पे आ जाए, चाहे एक पे आ जाए, ठीक है। तब तक घुमाना है, तब तक घुमाना है जब तक आपका आरपीएम 1200 पे 1250 पे आके ठहर ना जाए लाइट ऑन होने के साथ में, ठीक है। अब मान लीजिए हम 1250 पे आपका आरपीएम यहाँ ठहर गया। 1250 पे जब आपका आरपीएम यहाँ ठहर गया है इस जगह पर, बस अब आप इसको, इस स्क्रू को आपको नहीं छूना है, ठीक है। अब ये आपका जो कार्बोरेटर था वो बिल्कुल ऑप्टिमम सेटिंग पर एकदम सेट हो गया है 100%। समझ रहे हैं आप? इससे ना बेहतर आपको माइलेज किसी और सेटिंग में मिलेगा, ना परफॉर्मेंस मिलेगी। और हाँ, एक चीज़ और भी है, जो ये मैंने आपको सेटिंग बताई है, ये जो मैंने आपको मिक्सचर स्क्रू की सेटिंग पहले बताई थी कि इतने इतने आप रोटेशन पे सेट करिए, जब आप इसको सेट करेंगे तो आप यही पाएंगे कि लगभग लगभग आपका जो ये स्क्रू है उतने ही रोटेशंस पे सेट हुआ है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन क्योंकि देखिए कुछ लोगों को प्रोसीजर के बिना नहीं क्लियर हो पाता, तो मैंने ये प्रोसीजर समझा दिया आपको। अब जब आपका क्या कहते हैं स्क्रू यहाँ पर सेट हो गया है, मान लीजिए अगर आरपीएम आपका थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो रहा हो तो आप इससे वापस जा करके आरपीएम थोड़ा बढ़ा लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। या आरपीएम मान लीजिए थोड़ा अगर बढ़ा हुआ हो, और वैसे बढ़ा हुआ होगा ही नहीं क्योंकि ये सेट ही उसी जगह पर आपका तब तक आपको घुमाना है जब तक आपका आरपीएम बिल्कुल 1200-1300 पे आना जाए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आज आरपीएम ज़्यादा कम हो रहा हो तो आप इससे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हाँ, 1200 से 1300 पे आपको रुक जाना है, उससे कम पे नहीं जाने देना है। अगर मैं सही सही बताऊँ तो 1300 पे रुक जाइए, 1300 से नीचे आरपीएम मत जाने दीजिए, लाइट ऑन होनी चाहिए। 1300 से अगर आप इसको और घुमाते रहेंगे तो आरपीएम और नीचे होता जाएगा, वो चीज़ हमें नहीं चाहिए, हमें 1300 पे ही रुकना है। अगर और आरपीएम नीचे आप करते जाएंगे तो सेटिंग जो है वो ऑप्टिमम से थोड़ा कम हो जाएगी। वो बुरा नहीं है, लेकिन फिर आपको परफॉर्मेंस में थोड़ा कमी लग सकती है, ठीक है, या स्टार्टिंग ट्रबल दे सकती है गाड़ी, तो मैं वो नहीं चाहता हूँ। अब देखिए हमारी सेटिंग सही हुई है, ये हमें टेस्ट कैसे करना है वो भी बता दे रहा हूँ। जब आपका क्या कहते हैं ये आप प्रोसीजर कर लेंगे, इसके बाद पहली बात तो आपका आरपीएम जो है वो आरपीएम जो है वो फ्लक्चुएट होने लग जाएगा इस तरह से 100 100 150 पे फ्लक्चुएट होगा। दूसरी चीज़, अब आप इस पे आ जाइए, ये देखिए ये चोक का है, ये चोक का पोर्शन है। जब आप चोक, अब आप चोक को आप खींच करके देखिए, मतलब चोक को एंगेज करिए, ऑन करिए। तो आप जैसे ही चोक को ऑन करेंगे 10 सेकंड नहीं लगेगा, आपका आरपीएम 4500 आरपीएम क्रॉस हो जाएगा। बस इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि आपका जो आरपीएम है वो एकदम सही सेट हो चुका है। लेकिन हाँ, ये चीज़ अदर बाइक्स के लिए नहीं कह सकता मैं, लेकिन सीबीजी और हंक में ये काम ज़रूर होगा जो मैंने आपको बताया है। अब अच्छा, अब दूसरी चीज़ आते हैं कि जिन गाड़ियों में सीवी कार्बोरेटर नहीं है, मैनुअल थ्रॉटल है, तो उनमें कैसे होगा प्रोसीजर। तो उसका भी प्रोसीजर का सिस्टम इससे अलग नहीं है, क्योंकि देखिए मैनुअल और सीवी कार्बोरेटर का अंतर सिर्फ थ्रॉटल का होता है, क्योंकि सीवी कार्बोरेटर में थ्रॉटल अपने आप काम करता है वैक्यूम से, और मैनुअल में हम लोग उसको रेस करते हैं। लेकिन ये स्क्रू जो है आपका, इसका काम करने का तरीका वही है जो नॉर्मल कार्बोरेटर्स में होता है या सीवी कार्बोरेटर में है, वो यही काम करता है, पायलट स्क्रू। तो हमें पायलट स्क्रू के हिसाब से सेटिंग करनी है। मेन की सेटिंग तो वैसे भी हमारे हाथ में नहीं है, हमें तो पायलट की करनी है। तो पायलट उन गाड़ियों में भी ऐसे ही काम करेगा जिनमें कि सीवी कार्बोरेटर नहीं है, उसमें भी आपको सेम इसी तरीके से सेट करना है। तो ये प्रोसीजर जैसे बताया वैसे फॉलो करिएगा। शॉर्ट में फिर से बता दे रहा हूँ, 2500 आरपीएम पे पहले आप अपने क्या कहते हैं, पहले सबसे पहले 2 राउंड इसको खोलिए, क्लोज़ करके 2 राउंड खोलना है आपको। 2500 आरपीएम पे आपको क्या कहते हैं अपने 2500 आरपीएम पे सेट करना है। इस क्या कहते हैं आपका क्या कहते हैं रेवोल्यूशन आरपीएम इंक्रीज़ करने वाले इस स्क्रू से, ठीक है। अब 2500 आरपीएम जब आपका क्या कहते हैं टैकोमीटर दिखाने लग जाए, तब आपको इसको धीरे धीरे क्लोज़ करना है, क्लॉकवाइज घुमाना है। और जैसे ही आपका आरपीएम 1300 पे आ जाए, याद रखिए 1300 पे जब लाइट ऑन होगी तब, क्लोज़ नहीं, बंद नहीं होनी चाहिए लाइट, उस टाइम ऑन करनी है आपको। और जैसे ही आपका आरपीएम जो है 1300 पे आ जाए, बस अब आप इसको छोड़ दीजिए, आपका आरपीएम सेट हो चुका है, ठीक है। 1300 से नीचे नहीं जाना है हमें, 1300 पे ही रहना है। और 1300 जब तक नहीं आता है तब तक इसको घुमाते रहिएगा क्लॉकवाइज। 1300 पे आ जाए वैसे ही छोड़ दीजिएगा, वही आपकी आइडियल सेटिंग हो गई। और यही आपकी क्या कहते हैं उन बाइक्स में भी है। लेकिन हाँ, एक चीज़ यहाँ पर गौर कर लीजिएगा
यहाँ पे हमें इडल आरपीएम को पकड़ के चलना है। जैसे हंक और एक्सट्रीम का तो इडल आरपीएम 1300-1400 आरपीएम है लाइट ऑन ऑफ के साथ में, या कह लीजिए 1300 प्लस माइनस 100 आरपीएम। लेकिन जैसे अदर बाइक्स हैं लाइक पल्सर है, या अदर बाइक्स हैं एफजेड है, या फिर आपकी मान लीजिए नॉन सीवी कार्बोरेटर बाइक्स हैं लाइक प्लेटिना हो गई, डिस्कवर हो गई, या अदर जो बाइक्स जिनमें सीवी कार्बोरेटर नहीं है, तो उसमें आपको उसके एडल आरपीएम को ध्यान रखना है। लाइक उसका मान लीजिए कि आरपीएम आपका 1100 आरपीएम है, तो ये आपका तब तक घूमेगा जब तक 1100 पे आपका कांटा आके रुक ना जाए। अब अच्छा, अगर आपके पास आरपीएम मीटर नहीं है तब आप इसको कैसे सेट करेंगे? तो इसकी बात यह है कि जो साउंड है आपका वो रिदमिक आ जाए, धीरे धीरे धीरे, जो एक क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं कि हल्का हल्का पंप करने जैसा साउंड, थक 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 थक, इस तरीके का जो साउंड है हल्का हल्का जब आपका आ जाए। अब जैसे मान लीजिए साउंड ऐसे आ रहा है, खु 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 खु, इस तरीके का साउंड आ रहा है, तो दैट मीन अभी आपकी जो क्या कहते हैं आरपीएम है वो ज़्यादा है। और जब वो हल्का हल्का आ जाए, थक 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 इस तरीके का आ जाए, तब आप समझ लीजिए आपका जो क्या कहते हैं आरपीएम है वो सेट हो चुका है। ये इसकी पहचान है। मतलब एक हल्की हार्ट बीट जैसा साउंड आना चाहिए, तेज़ हार्ट बीट जैसा साउंड नहीं, हल्की हल्की नॉर्मल हार्ट बीट जैसा साउंड आना चाहिए, तब समझ लीजिए आपका आरपीएम सेट हो गया है। तो ये नॉन सीवी कार्बोरेटर्स के लिए भी है, सीवी कार्बोरेटर्स के लिए भी है। और ये देखिए एफ आर स्क्रू तो खैर इसमें ये सही फिट है नहीं, उसकी तो शक्ल आपको अंदर दिखाई देगा काफ़ी, और इस तरीके का नहीं दिखाई देगा जैसे ये निकला दिख रहा है, तो वो आप अपना देख लीजिएगा। और एक चीज़ और है दोस्तों, ये अचीवर का कार्बोरेटर है जो मेरे किसी सोर्स के थ्रू मुझको मिला है, ठीक है। अब ये कंडीशन, हालांकि ये आपका क्या कहते हैं सही कंडीशन में तो नहीं है, लेकिन अगर मान करके चलिए इसके कुछ पार्ट्स किसी को ज़रूरत हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। लाइक अगर कोई पार्ट आपको ना मिल रहा हो, जैसे मेन जेट हो गया, या आपका पायलट जेट हो गया, और फ्लोटर हो गया, या फिर आपका कोई भी पार्ट इसमें आप देख रहे हैं, डायाफ्राम हो गया, ऊपर कैप हो गई, या अदर कोई पार्ट हार्डवेयर ऊपर का जो बॉडी का है, वो कोई भी पार्ट आप देख रहे हैं आपको ज़रूरत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ठीक है, और जो भी उसका प्राइस वगैरह होगा मैं आपको बता दूंगा, कुछ भी है, ठीक है। और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं लेने के लिए, जो भी इसके अभी पार्ट वर्किंग में है वो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रोसीजर हो गया अब आपका कंप्लीट। अब इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये एक मैंने कंप्लीट प्रोसीजर आपको समझाया है। अब एक बात समझ लीजिएगा, दुनिया भर में आपको दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सा प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया है, जो घर बैठे आपको आपका पूरा क्या कहते हैं एक सही सही सेटअप आपको करने को मिल जा रहा है इसमें, ठीक है। अब उसमें आप दुनिया भर में सोचिए कि वो उसको ऐसे घुमाते हैं वैसे घुमाते हैं, दुनियादारी करते हैं, यूज़लेस है, सब सब बेकार है वो। समझ रहे हैं आप, उनको खुद को यानी कि नॉलेज है ही नहीं, वो सब प्रोसीजर बकवास हैं, उन सब प्रोसीजर में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल सा प्रोसीजर है, बता रहा हूँ, क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी कंप्लीट मैकेनिज़्म होता है। इतना बड़ा देख रहे हैं आप, इंस्ट्रूमेंटिक बनाया गया है, उसमें अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड अगर प्रोसीजर सेट करने का होगा तो फिर हो चुका काम। समझ रहे हैं ना। और दूसरी बात, एक चीज़ और बता दूँ आपको कि थ्रॉटल पोजीशन सेंसर है इसमें लगा हुआ है, ये भी काफ़ी हद तक अपना एक काम करता है, तो इसमें इतना टिपिकल प्रोसीजर में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। सीधी सी बात है, पायलट स्क्रू को सेट करना है आपको। पायलट स्क्रू की सेटिंग ज़्यादा रिच नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा लीन नहीं होनी चाहिए, इन बिटवीन कहीं लाई करनी चाहिए, जिसमें कि हमको सही से फ्यूल मिक्सचर मिले। एक फ्यूल आपको भी पता है कि एयर और फ्यूल का एक रेशियो होता है आइडियल, है ना। एक आइडियल रेशियो होता है जिसमें कि आपका क्या कहते हैं सबसे बेस्ट जो है कंबस्शन आपको मिलता है। अगर उस रेशियो से नीचे घटाएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें क्या कहते हैं फ्यूल की कमी हो जाएगी। उस रेशियो से क्या कहते हैं ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उसमें ऑक्सीजन का उतना वो नहीं रहेगा जितना फ्यूल रह जाएगा, तो कंबस्शन दोनों ही केस में हमको नहीं मिलेगा सही। तो हमें उस आइडियल पॉइंट पर पहुंचना होता है, ना ही रिच हो ना ही लीन हो। और मैं जो समझा रहा हूँ वो एकदम आइडियल पॉइंट आपको बता रहा हूँ, एकदम आइडियल सेटिंग इससे होगी, ना रिच होगी ना लीन होगी। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप टेस्ट कर लीजिएगा। अगर हंक या अचीवर गाड़ी है तो 50 से नीचे एवरेज नहीं मिलेगा, गारंटीड। और पल्सर वगैरह का तो देखिए मुझे एवरेज का नहीं पता क्या है क्या नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ बता रहा हूँ, इस प्रोसीजर को अगर आप फॉलो करेंगे तो जो सबसे बेस्ट आउटकम है वो निकल कर के आएगा आपकी गाड़ी का। और एक चीज़ और इस सेटिंग में मैं आपको बता दूँ, आप कभी भी ट्राई करके देख लीजिएगा। इसमें एवरी गियर में जब आप बाइक को स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, तो सबसे मैक्सिमम स्पीड जो होगी वो आपकी अचीव होगी इन सेटिंग्स में, और बहुत ही स्मूथली
इतना और स्मूथ इतना रन करेगी बाइक आपकी कि किसी अदर सेटिंग में आपकी बाइक उतना स्मूथ रन कर ही नहीं सकती है। बेस्ट सेटिंग जो आपकी है स्मूथ, मतलब सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इसमें। परफॉर्मेंस भी मिल रहा है, एवरेज भी मिल रहा है, स्मूथनेस भी मिल रही है, स्ट्रेच भी हो रही है बाइक, और क्या चाहिए आपको। सो बस कोई डाउट मत करिए, आराम से जा कर के ये सेटिंग करिए जो मैंने बताई है और मज़ा लीजिए अपनी राइडिंग का। तो ठीक है दोस्तों, अब ये वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ, और अब इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। और हाँ, पार्ट्स के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि जो भी पार्ट अगर इसका आपके किसी को रिक्वायरमेंट हो, अचीवर 150 गाड़ी का है ये, तो आप मुझसे मंगा सकते हैं। और डिस्क मतलब डिफरेंस मैंने आपको समझा ही दिया है कि हंक और इसके कार्बोरेटर में क्या डिफरेंस है। स्ट्रक्चरली देखा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं है, सिवाय इस एक चीज़ को छोड़ कर के, ये जो है स्ट्रक्चर सब सेम है, ऊपर की बॉडी वगैरह सब सेम है। जो डिफरेंस आता है वो आता है मेन जेट में और पायलट जेट में। ये पायलट जेट बीच वाला जो है, और मेन जेट में अंतर है। इसके अलावा जो, हाँ एक चीज़ और है, डायाफ्राम जो है ऊपर जो यहाँ लगता है वो भी थोड़ा चेंज है इसमें भी, और बाकी सब चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही हैं इसकी। अब चेंज होने का रीज़न भी इसमें समझ में आ गया कि इसका AFR जो है आपका अंदर नहीं जा रहा है, आई थिंक। अब देखिए एक चीज़ और भी है, अच्छा है, अब ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए अब दोस्तों, ये कार्बोरेटर बदलने की नौबत क्यों आई है, ये देखिए ये AFR वाला होल यहाँ अगर आपको थोड़ा बहुत अगर इसमें आपको हाईलाइट हो रहा हो तो ये देखिए इसकी थ्रेड की क्या हालत हुई है। अब आप बताओ ज़रा कि ये थ्रेड की जो हालत हुई है, ये क्या इस बंदे ने खुद की होगी जिसकी गाड़ी का ये कार्बोरेटर है? नहीं की होगी ना। तो ये कैसे हो गई है? अब आप ये खुद समझदार हो, खुद समझ सकते हो, ठीक है ना। ये ऐसे ही चक्कर में हुई है कि भैया चले गए भाई, मेरी गाड़ी में एवरेज नहीं आ रहा है भाई, मेरी गाड़ी में पिकअप नहीं आ रहा है, और बहुत जो प्रोफेशनल महाशय बैठे हुए थे उन्होंने इसमें लगा लगा के ताकत घुसेड़ के इसकी ये हालत कर दी। और हुआ क्या कि जो कस्टमर है उसको बेचारे को खुद को नहीं पता कि ये जरा सी 70-80 रुपए की चीज़ के पीछे उसकी पूरा 5,000 का कार्बोरेटर की 4,000 4,500 की ये हालत हो गई है। और बाकी 99% ये इंटैक्ट है, अच्छी कंडीशन में, इसमें कोई कमी नहीं है। अब कार्बोरेटर की हालत देख के आप समझ रहे हो कि जो चलाने वाला था वो कितना ख्याल रखता होगा अपनी गाड़ी का, या कितना उसको आइडिया होगा। इसको देख के आप समझ रहे हो इसमें ऐसी कौन सी गंदगी नहीं है जो है नहीं यहाँ पर इसमें। तो आप, ठीक है, कोई भी कमेंट हो, मतलब कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछिएगा इसके बारे में या और किसी चीज़ के बारे में। मैं उसके लिए रेडी हूँ, प्रिपेयर्ड हूँ, कोई भी आंसर आपका होगा तो दूंगा ज़रूर, ठीक है। और जाते जाते एक चीज़ और समझ लीजिए, देखिए मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि कार्बोरेटर समय समय पर ड्रेन करते रहना चाहिए, है ना। ड्रेन करने से क्या होता है, जो पेट्रोल की कई बार इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं वो निकल जाती हैं। तो देखिए एक छोटा सा छेद आपको दिख रहा है, ये देखिए छेद दिखा किनारे पे, देख रहे हैं? हाँ अब दिख रहा होगा। और देखिए नीचे फ्लोट बाउल में यहाँ पे कितनी गंदगी पहले से ही जमा है। देखिए ये सब पेट्रोल की गंदगी है जो अभी भी इस कार्बोरेटर में देखिए जमी हुई है, जो पेट्रोल की इसकी गंदगी रही होगी। सोचिए ये बंदा अगर इसको कार्बोरेटर को टाइम टाइम पे अगर फ्लश करता रहता तो ये गंदगी इसके कार्बोरेटर में होती नहीं। देख रहे हैं आप ब्राउन कलर की जो गंदगी दिख रही होगी आपको, ये देखिए, है ना, ये गंदगी आज नहीं होती। तो फ्लश करने से ये देखिए होल जो दिख रहा है उससे ये गंदगी इस ड्रेन बोल्ट के ज़रिए यहाँ से बाहर हो जाती है, ये देखिए पाइप के थ्रू यहाँ से। तो फ्लश करना इसीलिए फ़ायदेमंद रहता है, करीब 1,000 किलोमीटर में एक बार खोल करके निकालने में क्या बुराई है उसको। सो विदाउट बोलना चाहिए कि भैया ज़्यादा लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब ख़त्म करते हैं वीडियो। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बताइएगा। ठीक है गाइस, वीडियो समाप्त करता हूँ यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइस, बाय बाय।